अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मोहब्बत की जीत पार्ट 11। जब तुम्हें जायदाद ही चाहिए थी तो तुमने फ़ाइक को क्यों कत्ल किया। उसके जहन में अचानक फ़ाइक का ख्याल आया था। उसकी दुश्मनी तो इसके साथ थी, फिर उसने फ़ाइक को क्यों मारा। वाह, बहुत खूब। चलो, मरने से पहले तुम ये भी जान लो। वो बेड पर नीम दराज होकर बैठा। उसका मरना ज़रूरी था। उसने अपनी गर्दन घुमाई। क्या मतलब। वो एकटक उसकी हरकतें नोट कर रही थी। उस दिन जब वो तुमसे मिलने आया था तो मैंने झूठ बोलकर वापस भेज दिया, मगर जाते वक्त उसने दरवाजे के साथ लटकी हुई तुम्हारी ड्रेस देख ली थी। उस पर खून के धब्बे वाज़ेह थे। उसने एक नज़र मुझ पर डाली, मगर कुछ पूछे बगैर दरवाजे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद करके उसको आग लगाई तो वकील साहब का फ़ोन आ गया। मैं उनसे बातों में मसरूफ़ था और अपनी प्लानिंग के बारे में आगाह कर रहा था। और तुम जानती हो, उस दिन ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाता अगर वो मेरी फ़ोन पर बातें ना सुनता तो। मैंने फ़ोन बंद करके खिड़की की जानिब देखा तो वहाँ कोई अक्स था जिसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। मुझे यकीन था कि वो फ़ायक ही था। मैं चाहता तो उसे उसी वक्त उड़ा देता, मगर मैं उसके अंदर आने का इंतज़ार कर रहा था। मगर काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी वो अंदर नहीं आया तो मुझे कुछ शक हुआ कि कहीं वो सारी बातें जाकर पुलिस को तो ना बता दे। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो खिड़की के ज़रिए तुम्हारे कमरे में जा रहा था। इससे आगे तो तुम जानती हो। उसके चेहरे पर बोरियत के असरात थे, जैसे वो उकता चुका था। मेरी वजह से वो बड़बड़ाई थी। वैसे तुम्हारे दोस्त भी कितने बेवकूफ़ है। मैंने उस मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दिया तो सबने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। किसी ने तहकीकात करवाना मुनासिब ही नहीं समझा। बस उसको ड्राइविंग सीट पर बिठाकर एक खाई में धक्का दे दिया और फिर बस सारा मामला रफा दफा। कोई कुछ ना कर सका, लेकिन मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी मौत की वजह से मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अब नहीं। आज मैं अपने प्लान को हतमी शक्ल देकर ही रहूँगा। उसने आनन फानन एक छुरी से उसके बाजू पर वार कर दिया। आह, वो इस अचानक हमले से ना बच पाई। उसकी आंखें दरिंदे की मानंद दिखाई दे रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और एक फ़ाइल निकाल कर सामने रख दी। अब बस जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो। नहीं 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 करूँगी साइन। उसने दाहिने हाथ से बाएं बाजू के ज़ख्म पर हाथ रखा हुआ था। नहीं करोगी। उसने दोबारा वार करना चाहा तो सुंबल ने एक धक्का दिया और पीछे जा गिरा और वो भागते हुए बाहर आ गई और दरवाज़ा लॉक कर दिया और खुद टेक लगाए आहें भरने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। वो दरवाजे पर दस्तक देता रहा। वो दरवाजे को बुरी तरह पीट रहा था। करीब था कि वो दरवाज़ा तोड़ ही डाले। नहीं। उसने सिसकियों पर काबू पाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। पहले उसने भागना चाहा, मगर फिर उसने अपना इरादा तब्दील कर दिया और बाहर दरवाजे के करीब पहुंचकर वापस पलट आई। अब दूसरी तरफ। क्या वो तैयार है। आज पहली बार उसने मुस्कुराहट उसके चेहरे पर देखी थी। वो दिल से मुस्कुरा रहा था। आंखों में जो नमी थी वो खुशी की नमी थी, किसी के मिलने पर उभर आने वाली नमी थी। हाँ ज़ोहाब, वो तुम्हें अपनाने को तैयार है, बल्कि वो हमारे साथ ही आई है। उकबी ने दिल पर पत्थर रख कर ये अल्फाज कहे थे। अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी। अंसर उकबी की इस हालत को समझ चुका था। ना चाहते हुए भी उसने उकबी के शानों पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और अपनी पलकें झपकाई। सखा नाज दरवाजे के पीछे से वो सबके सामने आई। हल्के नीले रंग का सूट, ऊपर से सुरमई रंग की सैंडल, चौदवी के चांद की तरह चमकता निखरता चेहरा, सियाह जुल्फे आज भी वैसी ही थी जैसे 5 साल पहले थी। कुछ नहीं बदला था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। वही नाजुक लब, वही तबस्सुम, वही अदाएं। वो उसको बस देखता ही जा रहा था। सखा उसकी ज़बान से बिला इख्तियार निकला था। आवाज़ में एक कशिश थी जिसने झुकी आंखों को उठने पर मजबूर कर दिया। आवाज़ में एक चाशनी थी जिसे उकबी महसूस करना चाहती थी, मगर ये चाशनी उसके लिए ना थी, ये किसी और के लिए थी। उसकी आंखें छलकने लगी थी। ये तुम हो? उसकी ज़बान से फिर निकला। वो सबको नज़रअंदाज करके उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके पास पहुंचकर उसके हाथों को थाम लिया। उकबी के लिए सब कुछ अपनी आंखों से देखना बर्दाश्त से बाहर था। मोहब्बत को अपने हाथों से किसी और की झोली में डालना तो आसान है, मगर फिर उसका होता हुआ देखना आसान नहीं होता।
एक शख्स जिसे आप दिलो जान से चाहे, उसके लिए अपनी ज़ात को भी फरामोश कर दे और वो आपके सामने किसी और की किस्मत में लिख दिया जाए, तो ये मंजर मौत से कम नहीं होता। वो अब मज़ीद नहीं देख सकती थी, फ़ौरन बाहर आ गई। अंसर भी उसके साथ ही बाहर आ गया। उकबी उकबी, वो उसे आवाज़ें देकर रोक रहा था, मगर वो तो भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर आई। होटल के सदर दरवाजे से निकलकर कार के साथ टेक लगाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वहाँ से ऐसे क्यों आ गई? उसका सांस भी फूला हुआ था। और क्या करती? वहाँ खड़ी सब कुछ देखती रहती, उसने रोते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे भी तो तुमने ही हौसला दिया था, और अब अगर तुम खुद ही हार मान लोगी तो कैसे चलेगा? अंसर की आवाज़ भी बैठने लगी थी। उसका भी दिल चाहा कि वो भी रो दे, मगर उसने अपने जज्बात को काबू किया हुआ था। नहीं होता मुझसे बर्दाश्त, मैं अब मज़ीद नहीं सह सकती। उकबी ने अनजाने में उसके कंधे पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया। अंसर की आंखें भी भीग गई। उसने कपकपाते हाथों को ऊपर उठाया और उसके बालों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। तुम अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? वो अब भी उसके हाथ थामे खड़ा था। अंसर और रुकबी कब से उनके सामने से चले गए थे, उसे महसूस तक नहीं हुआ। वो बस यकटक अपनी सखा को देख रहा था। नहीं, उसने पहली बार मोहब्बत भरी निगाह से ज़ोहाब को देखा था। अब दूसरी तरफ वो दरवाज़ा पीटता रहा, मगर उसने ना खोला। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने ये कहकर एक ज़ोरदार लात मारी। दरवाजे का लॉक टूट गया और वो बाहर आकर घुर्राने लगा। कहाँ हो? सामने आओ, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं छुपी बैठी हो। बाहर आओ। वो इधर उधर देखता रहा, मगर वो नज़र ना आई। वो दरवाजे की तरफ लपका, मगर वहाँ अंदर से लॉक लगा हुआ था। वो अभी तक घर में ही मौजूद थी। देखो, मैं जानता हूँ तुम घर में ही छुपी बैठी हो। चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो किचन में गया, वहाँ कोई न था। उसका पारा हाई होता जा रहा था। वो पागलों की तरह घुर्रा रहा था। देखो सुंबल, सामने आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपने हवास खो चुका था। गुस्से ने उसकी जहन को मफलूज कर दिया था। वो क्या कर रहा था उसे नहीं पता था। वो किचन से एक टीन लेकर बाहर आया। देखो, अगर तुम मेरे 5 गिनने तक बाहर ना आई तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। एक वो हर गोशे को बगौर देख रहा था। किसी शय में हल्की सी भी जंबिश नहीं आई थी। 2 3, इसके हाथ कपकपाने लगे थे। वो अभी तक सामने नहीं आई थी। देखो, मैं सचमुच आग लगा दूंगा घर को। 4, सिर्फ वही घुरा रहा था, कोई सामने नहीं आया था। 5, खामोशी ने अभी भी डेरा जमाए हुए था। उसने हर शय को घूरा, किसी शय ने हरकत ना की। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आ जाओ, वरना। उसने ढक्कन खोलना शुरू किया और केन में मौजूद पेट्रोल को सोफे पर छिड़का ही था कि सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आई। उसके हाथ वहीं रुक गए। वो शातिराना मुस्कुराया और केन को वहीं रखने ही लगा था कि उसका पाँव फिसला और पूरी केन उसके ऊपर ही गिर गई। वो पेट्रोल में भीग चुका था। उसने अपने आप को संभाला और दोबारा खड़ा हो गया। बाल भीगने से आंखों पर आ रहे थे। उसने दाएं हाथ से बालों को पीछे सरकाया तो वो सामने खड़ी थी। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अच्छे रहोगे, वरना। वो संजीदा थी। उसकी बातों में लर्जिश खत्म हो चुकी थी। वो आंखें चढ़ाए उसके सामने खड़ी थी। मजाक करती हो? वो तमस्खराना हंसा। मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अच्छे रहोगे। वो अब भी संजीदा थी। पागल हो गई हो? वो फिर से हंसा। वैसे तुम भी कितनी बेवकूफ़ हो। तुम यहाँ से भाग सकती थी, मगर नहीं भागी। लगता है तुम्हें मरने की ज़्यादा ही जल्दी है। वो अब कदरे आहिस्ता लहजे में बोला था। पेट्रोल की बूंदें टप टप उसके बालों से गिरती जा रही थी। सही कहा तुमने, मैं भाग सकती थी, मगर नहीं भागी। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जानती थी मैं जहाँ भी चली जाऊँ तुम मेरा पीछा ज़रूर करोगे, और फिर कभी ना कभी तुम मुझ तक पहुँच ही जाते। उसने इस बात में सर हिलाया। ये तो तुमने वजह फरमाया। मैं जिस बात को ठान लेता हूँ वो करके ही रहता हूँ। और फिर तुम्हारे ऊपर तो मेरा एक कर्ज भी था, उसे भी तो चुकता करना था। वो उसे घूर रही थी। कर्ज? कौन सा कर्ज? उसने इस्तेहज़ाइया अंदाज में इस्तफसार किया। फाइक के खून का कर्ज? उसने उकाबी आंखों से झपटना चाहा। इसका मतलब तुम मुझे मारोगी? मुझे? शाहवेज़ को? उसने एक थप्पड़ उसके दाएं रुखसार पर मारा। वो पीछे जा गिरी। अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना मैं मारूंगी तुम्हें। वो उसकी बातों पर हंस रहा था। मुझे मारोगी? मुझे? उसने एक बार फिर से उसके रुखसार पर दोबारा तमाचा मारा। हाँ, मारूंगी तुम्हें। वो घुर्राई तो एक झटके के साथ शाहवेज़ खड़ा हो गया।
मारना चाहती हो तो मारो मारो। उसने अपना सीना आगे किया जिसमें से पेट्रोल की बू आ रही थी। वो भागती हुई किचन में गई और माचिस तलाश करने लगी। शाहवेज को कुछ शक हुआ तो वो भी उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुंबल, इसे पीछे करो। देखो, वो पीछे हटने लगा। उसके कदम खुद बहुत पीछे हट रहे थे। अपना जुर्म कबूल कर लो। उसके हाथ में माचिस थी। वो आगे बढ़ रही थी जबकि वो मुसलसल पीछे हट रहा था। देखो, ये खेल नहीं है। पीछे हटो। मैं तो मजाक कर रहा था। वो अपनी बात से मुकर गया। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। वो आगे बढ़ती गई और वो पीछे हटता गया। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि कैसे बचा जाए। उसने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी और बनियान भी निकाल कर फेंक दिया। कपड़े उतारने का कोई फ़ायदा नहीं। पेट्रोल तुम्हारे कपड़ों पर नहीं बल्कि तुम्हारे जिस्म पर है। उसने अपने जिस्म को सूंघा तो वाकई बू उसके जिस्म से आ रही थी। वो आगे पीछे हटता जा रहा था। उसका पाँव सोफे पर जा टकराया तो वो उस पर गिर गया। जिस पर तुम गिरे हो ना, उस पर भी पेट्रोल ही है। सुंबल की बात सच थी। उसकी कमर पहले से ज़्यादा गीली हो गई। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। वो उसे मुसलसल पीछे हटने की तलकीन कर रहा था, मगर वो ना मानी। देखो, जैसे तुम कहोगी मैं वैसा करूँगा, मगर प्लीज़ इसे छोड़ दो। वो उसे तसल्ली देने लगा। मौत को सामने देखकर तो फिरौन भी गुनाहों पर तायब न हो गया था। फिर ये चीज़ ही क्या था? वादा करो। उसे जैसे उसकी बातों पर यकीन आ गया था। हाँ, वादा। उसने मन्नत समाजत वाले लहजे में कहा था। ठीक है। उसने माचिस को नीचे फेंक दिया तो वो ये देखकर दोबारा उस पर झपटा और एक तमाचा उसके रुखसार पर पेवस किया। मुझे मारने चली थी? मुझे? वो पागलों की तरह उसे मारने लगा। शाहवेज, तुमने वादा किया था। सिसकियों से भरी एक आवाज़ निकली। भाड़ में गया वादा। वो हुर्राया तो उसकी नज़र शाहवेज के कदमों में पड़ी माचिस की तीली पर पड़ी, जो नीचे गिरते वक्त शायद डिब्बिया से निकल गई थी। साथ ही डिब्बिया भी पड़ी थी। उसने पलक झपकते ही वो डिब्बिया और तीली उठाकर जलाई तो वो पीछे हट गया। तुम? वो बौखला गया। इस तीली को उसने उस पर फेंकना चाहा, मगर उसके मर्दाना हाथों ने उस तीली का रुख मोड़ दिया। एक झटके के साथ उसका बाजू मरोड़ा तो वो तीली पे जा गिरी। अब तो तुम गई। अपनी शह को देखकर उसने सुंबल का गला दबाने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा। मैं नहीं, तुम गए। उसे पीछे की तरफ इशारा किया तो तीली ने सोफे को आग में लपेट लिया था। एक लकीर सोफे से उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुंबल ने हल्का सा उसे धक्का दिया तो वो उसी सोफे पर जा गिरा। आह व पुकार की आवाज़ें उस आग में से आने लगी। धुएं ने उसके वजूद को घेर लिया। आग पूरे ज़ोर शोर से भड़कती रही और वो हवास बाख्ता सामने खड़ी सब कुछ खामोशी से देखती रही। अब दूसरी तरफ, यही है वो जिसने मेरी बेटी को मारा था। पकड़ लो इसे। अम्मी, तुम आ गई। देखो देखो, मुझे ये मारते हैं। तुम बचाओगी ना? ये कातिल है, कातिल है ये। कोई आवाज़ें उसका पीछा कर रही थी। हर तरफ सफ़ेद कपड़ों में मलबूस औरतें उसको देखकर चीख रही थी। किसी के बाल बिखरे हुए थे तो कोई अपना चेहरा नोच रही थी। मम मैं नहीं देख सकती। उगबी ने अपनी आंखों को उसकी कोट के ओट में छुपाने की कोशिश की। उसने उसको शानों पर हाथ रखा हुआ था और उसे तसल्ली देते हुए आगे बढ़ रहा था। हौसला रखो, ज़ोहाब ने धीमे लहजे में कहा था। बेटा, तू आ गया। तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। मुझे यहाँ से ले जा। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखकर हाथ बढ़ाने की कोशिश की। और कितना दूर है? ज़ोहाब ने नर्स से पूछा था। बस वो सामने, नर्स ने बेनियाजी से जवाब दिया। शायद माहौल का असर था। इंसान जिस माहौल में रहता है वहाँ का असर तो लाजमी कबूल करता है। वो उसकी कोट को दोनों हाथों से पकड़े बस चली जा रही थी। वो रही डायन। इसने मेरे शौहर को मुझसे छीना है। नहीं छोड़ूंगी तुझे। ज़ोहाब, उसने मजबूती से उसका कोट खींचा था। ज़ोहाब ने पुश्त पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। ये लीजिए, आप जाकर मिल ले, मगर एहतियात रहे, उसके पास मत जाइएगा। ये कहते हुए नर्स चली गई। वो दोनों कमरे में अकेले थे। एक लड़की अपने बालों की ओट में चेहरा छुपाए दीवार की दूसरी जानिब कुछ लिख रही थी या शायद कुछ खुरचने की कोशिश कर रही थी। उगबी ने एक नज़र ज़ोहाब पर डाली तो उसने इस बात में सर हिलाया। दोनों खरामा उसकी जानिब बढ़ने लगे। तुम आ गए? बहुत इंतज़ार किया मैंने तुम्हारा, लेकिन तुम नहीं आए। तुम जानते हो, मैं रात को सोती भी नहीं हूँ। सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। दिन रात तुम्हारे नाम की माला बुनती हूँ और तुम मुझे छोड़कर चले गए।
ये अच्छा नहीं किया तुमने, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। वो बिना देखे कही जा रही थी। सुंबल, ये हम हैं, उगबी और जोहाब। उसने हाथ बढ़ाकर उसके शानों को छूना चाहा। इससे पहले कि वो उसके शानों पर हाथ रख पाती, वो बर्क रफ्तारी से पलटी। उसके चेहरे पर कई जख्मों के निशानात थे। सुंबल, उगबी ये देखकर रूहानसा हो गई। कौन सुंबल? मैं सुंबल नहीं हूँ, तुम सुंबल हो। वो अपना नाम तक भूल चुकी थी। सुंबल, ये क्या हो गया है तुम्हें? जोहाब ने उसको छूना चाहा। दूर हटो, पीछे पीछे। उसने एक झटके से उसके हाथों को झटक दिया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, वो नीचे गिर गई। धड़ाम। संभल, सुंबल, संभल कर। दोनों की निगाह नीचे गई तो ये देखकर दोनों सकते में आ गए कि उसके पाँव में बेड़ियां थीं। जोहाब, उसने अपने आंसुओं से उसका कोट तर कर दिया। वो हमेशा से उसके कंधों पर सर रख कर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी, मगर उसने ये नहीं सोचा था कि वो दिन ऐसा होगा। अपनी ही दोस्त को एक पागल खाने में इस हालत में देखना होगा। रोते हुए उसकी हिचकियाँ बन गई थी। सुंबल, तुम? जोहाब ने कुछ कहना चाहा। शट अप, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम मुझे मारना चाहते थे ना? मुझे? मैंने तुम्हें मार दिया, हिसाब बराबर। हा हा हा। तालियां बजाते हुए वो उन्हें पहचानने से इनकार कर रही थी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ उगबी, मुझे पहचानने की कोशिश करो प्लीज़। इसके पास आकर उसके बालों को सहलाने की कोशिश की। तुम मेरी दोस्त? वो बच्चों की तरह बिलक रही थी। हाँ सुंबल, मैं उगबी। उगबी? एक पल के लिए दोनों को ऐसा लगा जैसे उसने उन्हें पहचान लिया हो। सुंबल उगबी के गले लगकर अपनी कथा सुनाने लगी। जोहाब की आंखों में आंसू आ गए, मगर अगले ही लम्हे उसका तवाज़न फिर से बिगड़ने लगा। वो वापस आ गया है, नहीं छोड़ूंगी उसे। वो जोहाब की तरफ इशारा कर रही थी। नहीं सुंबल, ये जोहाब है, जोहाब। उगबी उसको यकीन दिलाने की सही में थी। नहीं नहीं, ये वो है। उसने उगबी को पीछे ढकेल दिया। सुंबल यकटक उसे देखे जा रही थी। उसका धक्का इतना ज़ोरदार था कि वो पीछे जाकर गिर गई थी। जोहाब ने उसे संभाल लिया था। मार दूंगी इसे, मार दूंगी इसे। वो उसे बढ़कर मारना चाह रही थी, मगर बेड़ियों में जकड़े होने के बास वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। मार दूंगी इसे, मार दूंगी इसे। वो मुसलसल आगे बढ़ने की कोशिश में थी, मगर बेड़ियों ने उसे रोके हुए था। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर कमरे में नर्स दौड़ती हुई चली आई। पीछे हटे प्लीज़। उसने दोनों को कमरे से बाहर जाने को कहा था। वो दोनों उल्टे कदम लौट रहे थे, मगर निगाहें उसी हंसती मुस्कुराती सुंबल पर टिकी हुई थी, जिसकी हंसी आज कहीं खो चुकी थी। हालात ने उसकी मुस्कुराहट छीन ली थी, मोहब्बत ने उसका सब कुछ छीन लिया था। उगबी की गर्दन के गिर्द बाजू हमायल किए वो वहाँ से बाहर आ गया। अब दूसरी तरफ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अंदर आओ। सुबह से नासिरा बेचैन इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। कई बार उगबी ने वजह भी पूछी, मगर उन्होंने ना बताई। अब जब दरवाजे पर बेल हुई तो उन्होंने फ़ौरन लपक कर दरवाज़ा खोला। वालेकुम अस्सलाम। वो अंदर आया तो सीढ़ियों से उतरते हुए उगबी भी नीचे आ चुकी थी। वो अंसर को वहाँ देखकर परेशान हुई थी, मगर जब से उन्होंने जोहाब और सखा के दरमियान गलतफहमियों को दूर किया, तब से उनका राब्ता भी ख़त्म हो चुका था। बस एक जोहाब की लड़ी थी जो उसे अंसर से जोड़ती थी, मगर अब उसने ज़्यादा बातचीत करना भी अंसर से बंद कर दी थी। आज उसे अपने गिर्द देखकर वो खासी हैरान थी। आप? वो अपने दुपट्टे को सही करते हुए उसके पास आई। उसके चेहरे पर काफ़ी संजीदगी थी। जी, वो आंटी ने कॉल की थी। वो ऑफ वाइट ड्रेस पैंट शर्ट पहने हुए था। चेहरे पर संजीदगी के पहलू नुमाया थे। फाये के गुजर जाने के बाद जैसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने जन्म ही नहीं लिया। दाढ़ी भी नुमाया थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे पिछले एक हफ्ते से शेव भी ना की हो। हाँ, मैंने ही बुलाया है अंसर को। एक बात करनी थी, नासिरा ने जवाब दिया। अम्मी, आपको क्या बात करनी थी? उसने इस्तफहामिया अंदाज में नासिरा की तरफ देखा था। अभी बताती हूँ, पहले बैठने तो दो अंसर को। आओ बैठो यहाँ। उसने अंसर को बैठने का इशारा किया। जी आंटी। कहिए, क्या बात करनी है आपको? उसने नज़र टेबल पर जमाए हुए पूछा। आंखों में वही वीरानी थी। पहले कुछ नाश्ता वगैरह तो कर लो। उगबी, चलो चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। उगबी, जो अभी तक खड़ी नासिरा की तरफ देख रही थी, फ़ौरन बौखलाते हुए उसकी तरफ देखा था। नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसने अपनी निगाहें उठाकर उनकी तरफ देखा। क्यों नहीं है ज़रूरत? बाहर का खाना खाकर आप उकता गए होंगे। मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। उगबी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और फिर किचन में चली गई। और सुनाओ बेटा, आजकल क्या मसरूफियात है? उन्होंने बातचीत का आगाज़ किया। जी आंटी, बस कुछ ख़ास नहीं। ज़्यादातर टाइम ऑफिस में ही गुजारता हूँ और जितना हो सके अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश करता हूँ।
लेकिन बेटा, आराम भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। ठीक कहा आंटी आपने, लेकिन आराम तो ऑफिस में ही कर लेता हूँ। अब भी मैं बस ऑफिस ही जा रहा था। वैसे अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ? जी आंटी, कहिए ना। बातें बाद में, पहले नाश्ता कर लो। एक ट्रे में नाश्ता लिए उग्बी आ मौजूद हुई। सही, पहले नाश्ता कर लो, बाद में बातें करते हैं। लेकिन आंटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? खा लो बेटा, उग्बी ने खास अपने हाथों से बनाया है, उन्होंने मानी खज लहजे में कहा था। आप नाश्ता करें, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वो कुछ देर में चाय बनाकर ले आई। इतने में वो भी नाश्ता कर चुका था। ये लीजिए चाय। एक एक कप उसने दोनों को सर्व किया और फिर नासिरा के साथ बैठकर अपना कप भी उठा लिया। आंटी, आपने कोई बात करनी थी मुझसे? अंसर ने असल बात की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। हाँ, बात तो करनी है, लेकिन मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। अगर बुरी लगे तो ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश है। नहीं आंटी, बुरी लगने की क्या बात है? एक तरफ तो आप मुझे अपना बेटा कहती है और दूसरी तरफ माफ़ी मांगती है। क्या माएँ अपने बेटों से माफ़ी मांगती अच्छी लगती है? उसके जवाब ने उन्हें तसल्ली पहुँचाई। शायद उन्हें अब यकीन था कि वो उनकी बात को रद्द नहीं करेगा। उग्बी को शक हुआ, लेकिन वो अनजान बने बैठी रही। वो जानती थी कि अब एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं। जिसके लिए वो एहतजाज करती थी वो तो उसकी किस्मत में ही नहीं है। मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम असल में मेरे बेटे बन जाओ। जी? चाय का घूंट उसके हलक में ही अटक गया। वो फटी आंखों से उनकी तरफ देखने लगा। उग्बी को भी एक पल के लिए यकीन नहीं आया, अगरचा उन्होंने पहले ही उग्बी से अपने दिल की बात कर ली थी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम और उग्बी आपस में निकाह कर लो। उन्होंने उसके चेहरे के तासुरात पढ़े जो हर लम्हा बदल रहे थे। लेकिन वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उग्बी तो उठकर बिना कुछ कहे वहाँ से अंदर चली गई। लेकिन क्या बेटा? हाँ, अगर तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। वो अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर पाई थी। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, उसने मनफी में सर हिला दिया। फिर क्या उग्बी अच्छी नहीं लगती तुम्हें? नहीं आंटी, ऐसी भी बात नहीं है, उग्बी एक अच्छी लड़की है। फिर क्या बात है? देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था, मगर फिर कोई मौका ही ना मिला कि तुमसे इस सिलसिले में कोई बात कर सकूं। और आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से बात की है। मैं जानती हूँ कि शायद ये वक्त अभी सही नहीं है, मगर बात जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही अच्छी होती है। देखो, तुम जितना चाहे सोचने के लिए वक्त ले लो। ठीक है, मैं आपको सोचकर बताऊँगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया। वो उनको साफ इनकार भी नहीं कर सकता था। अच्छा, फिर अब मैं चलता हूँ, ये कहकर वो चल दिया। अब दूसरी तरफ उन्हें एक दूसरे के सामने बैठे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे, मगर एक लफ्ज़ भी उनकी ज़बान से नहीं निकला। खामोशी ने दोनों पर राज किया हुआ था। जी? दोनों ने यकजा कहा था। रिश्ते की बात सुनकर दोनों ही रात भर बेचैन रहे थे। अगरचे नासिरा ने एक बार इसका तस्करा ज़रूर किया था, मगर उसने उनकी बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। उन दिनों वो बस ज़ुहाब और सखा को एक करना चाहती थी, और अब अचानक अंसर के सामने वो बात करने पर उसके जिस्म में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। क्या मैं हाँ कर दूँ? वो रात को खिड़की के आगे खड़ा बस यही सोचता रहा था। उसके कानों में नासिरा की बस एक ही बात सरगोशी कर रही थी। उसने पहले कभी उग्बी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, मगर अब अचानक वो बात करके नासिरा ने उसके ख्यालों की दुनिया में हलचल मचा दी। दोनों अपनी ख्यालों की दुनिया से निकल आए थे और सारी रात एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सुबह होते ही अंसर ने उग्बी को फ़ोन किया था। ये सुनकर जैसे उसके बेकरार दिल को भी करार मिल गया था। वो खुद भी अंसर से मिलकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। अब जब वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, ज़बान पर खामोशी छाई हुई थी। दोनों के दिल में हज़ारों सवाल थे जो एक दूसरे से पूछना चाहते थे, मगर ज़बान तो जैसे बोलना ही भूल गई थी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अम्मी ने पहले भी मुझसे इस शादी के बारे में बात की थी, लेकिन उस वक्त मैंने टाल दिया था। लेकिन अब उन्होंने मुझसे कुछ कहे बगैर आपसे बात कर ली। लेकिन अगर आप इनकार करना चाहें तो ये आपको हक है। वो दाएं हाथ की उंगली को ग्लास के किनारे पर फेर रही थी। उसकी नज़रें टेबल पर बिछे हुए लाल रंग के कवर पर थी। वो उसकी बनावट पर गौर कर रही थी। उसने कुछ कहने के लिए अभी लब ही खिलाए थे। मुझे तुमसे बात करनी है उग्बी। ये आवाज़ ज़ुहाब की थी जो उग्बी के अक़ब से आई थी। उसने पलटकर देखा तो वहाँ ज़ुहाब खड़ा था। हमेशा की तरह एक बार फिर उसने उसे ब्लैक ड्रेस में देखा था। शायद वो अभी भी उस रंग को उतार नहीं सका था। ये रंग उसके जहन पर हावी हो चुका था। उसकी नज़रें ज़ुहाब को देखकर चमक उठी थी। वो यकटक उसको देख रही थी। मुझे बात करनी है तुमसे उग्बी, अगर आपको बुरा न लगे तो।
उसका इशारा अंसर की तरफ था। मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसने शाने उचकाए थे। उर्वी खड़ी हुई और उसके साथ चल दी। वो उसे एक तरफ ले गया, अगरचा अंसर उन्हें साफ देख सकता था मगर सुन नहीं सकता था। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। वो अरमानों भरे लहजे में गोया हुआ था। उर्वी उसके अंदाज को देखकर हैरान थी। वो उससे किस लहजे में मुखातिब था? ज़ोहाब, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मांग कर तो देखो, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। उसने उसके हाथों को थामा हुआ था। बस यही समझ लो, मैं तुम्हारी जान ही मांग रहा हूँ। वो उसके जुमले को सुनकर चौंक गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सामने से सखा आई थी। उसने उर्वी को ज़ोहाब के हाथ थामे हुए देखा तो एक धचका सा लगा, मगर ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला और आगे अंसर की तरफ चली गई। शायद वो जानती थी कि ज़ोहाब क्या कहने जा रहा है, इसलिए उसने दोनों को अकेला छोड़ दिया। अंसर से शादी कर लो, उसने बर्जस्ता कहा। ज़ोहाब, एक आवाज़ थी जो दिल से निकली थी। उसकी मोहब्बत उसको किसी और के हाथों सौंप रही थी। आंखों की रहनाई छलकने लगी थी। वो एकटक उसके लबों को देख रही थी कि कैसे उसने ये अल्फाज अदा किए थे। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने देखी है तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए चाहत। उस दिन जब तुम सखा को मुझसे मिलाने ले आई थी, तुमने कैसे अपने चेहरे को अंसर के शानों पर रखा था। मोहब्बत की पहली मंजिल ही यही होती है। उर्वी के हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसे अपना गमख्वार समझते हैं। वो कहे जा रहा था, वो खामोशी से सुने जा रही थी। तुमने ये तो देख लिया कि मैंने उसके शानों पर सर रखा था। काश तुम ये भी देख सकते कि उस वक्त मेरी आंखों में आंसू भी थे, मेरे दिल में गम के बादल भी थे। और वो क्यों थे? काश तुम वो भी समझ सकते। उसके दिल ने कहा, मगर वो सुन न सका। आंखें बेगानों की तरह कई सवाल कर रही थी, मगर वो सुन ही नहीं रहा था, या फिर सुनना ही नहीं चाहता था। मेरी खातिर उससे शादी के लिए हाँ कर दो। उसने पहली बार उर्वी से कुछ मांगा था, तो वो कैसे ना कर सकती थी? वो अगर उसकी सांसें भी मांग लेता तो वो हंसते हंसते दे देती, लेकिन उसने तो उसकी ज़िंदगी ही मांग ली, तो फिर भला वो कैसे ना कर सकती थी? मोहब्बत में ना नामी कोई लफ्ज़ नहीं होता, सिर्फ हाँ होती है। ठीक है, दिल गम के आंसुओं से रो रहा था, मगर मुस्कुराना ज़रूरी था, मोहब्बत की खातिर, उसकी खुशियों की खातिर। कैसे हो? वो उसके पास आई और उसके मद्मुकाबिल बैठ गई। ठीक हूँ, उसने उलझे उलझे लहजे में जवाब दिया। तुम कैसी हो? वो पूछना नहीं चाहता था, मगर दिल ने मजबूर किया था। मैं भी ठीक हूँ। वो उसके चेहरे को तक रही थी। उर्वी के साथ आए हो यहाँ? वो समझ चुकी थी, शायद जान भी गई थी। हाँ, मैं और उर्वी। वो कुछ कहना चाहता था, मगर ज़बान को ताला लग गया। शायद उसमें इतनी हिम्मत न थी। क्या तुम सच में? उसका लहजा इस्तफहामिया था। वो समझ चुकी थी, उसके माथे पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था। वो पढ़ सकती थी। अंसर, अब हमें चलना चाहिए, उर्वी ने टेबल पर आते ही कहा था। वो भी अब मज़ीद नहीं रुक सकता था। गुलूगीर लहजे में उसने बड़ी मुश्किल से हाँ कहा था। सखा नाज दोनों को देख रही थी। दोनों के तासुरात यकसा थे, दोनों के चेहरे बोल रहे थे, दोनों की आंखें चमक रही थी। वो चाहती तो एक बार रुकने का कह सकती थी, मगर उसने नहीं कहा। शायद वो रोकना ही नहीं चाहती थी। ज़ोहाब भी सामने आ मौजूद हुआ। क्या हुआ? उसने दोनों को जाते देखकर पूछा था। अब हमें भी चलना चाहिए, बिना देखे उर्वी ने जवाब दिया था। वो अब उसकी निगाहों का सामना नहीं करना चाहती थी। उसकी आंखों में अपने लिए अपनी बेगानगी नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने कुछ बोलना चाहा। हम जिस काम के लिए आए थे शायद वो मुकम्मल हो गया, ये अंसर की आवाज़ थी। वो उर्वी का जवाब समझ गया था। अब यहाँ ठहर कर कुछ हासिल नहीं होने वाला था। जब जवाब मिल जाए तो इंसान को अमली जामा पहनाने में देर नहीं करनी चाहिए। मतलब? वो हैरत से दोनों की तरफ देख रहा था। दोनों एक दूसरे की बातों को बिन कहे समझ रहे थे। वो उसे मोहब्बत समझ रहा था। मोहब्बत की तरफ उठाया गया पहला कदम। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये कुछ और है, सखानाज के दिल ने कहा था। शादी की तैयारियां भी तो करनी है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी। इस जुमा को तुम भी आ जाना निकाह में। उर्वी ने खुद ही तारीख और दिन मुंतखब कर लिया था। अंसर उसके चेहरे को तक रहा था। इससे पहले ज़ोहाब कोई और सवाल करता और उसके दिल का गुबार आंसुओं की शक्ल में बहने लगता। उसने अंसर का हाथ थामा और बाहर चली गई। सखानाज दोनों को देख रही थी। वो बोल सकती थी मगर नहीं बोली। ज़ोहाब के चेहरे पर एक तमानियत थी। हमेशा खुश रहो, दिल ने टोका, मगर लब से दुआ निकली थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी कि क्या होगा। उर्वी की मोहब्बत क्या हार जाएगी? क्या उर्वी और ज़ोहाब कभी एक नहीं हो पाएंगे? क्या उर्वी अंसर से शादी कर लेगी? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।